गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक ज्ञान अर्थशास्त्र में विकास की समझ पाठ को हम आगे से पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने आय के मापदंड और आय का वितरण पढ़ा था, है ना। अब चलिए आगे से पढ़ना शुरू करते हैं। इसी प्रकार है ना, उपभोग व्यय भी विकास को मापने का एक प्रमुख संकेतक है ना। उपभोग व्यय जो है उसको है ना विकास को मापने का एक प्रमुख संकेतक होता है, क्योंकि इससे लोगों के द्वारा अपनी आवश्यकता की वस्तुएं है ना सेवाओं पर किए गए खर्च की जानकारी मिलती है। अलग अलग वर्गों द्वारा कितना व्यय किया जा रहा है और सरकार इसकी जानकारी सर्वे प्राप्त करती है। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई भी समूह उपभोग पर कितना व्यय कर रहा है। जो उपभोग पर जितना अधिक व्यय करता है वह आर्थिक रूप से उतना ही अधिक समृद्ध माना जाता है ना। मतलब जो समूह उपभोग पर अपना जितना ज़्यादा व्यय करता है वो आर्थिक रूप से है ना वो ज़्यादा समृद्ध माना जाता है। उपभोग व्यय से समाज में आय के वितरण का पता चलता है। आइए इसको हम एक तालिका के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं ना। तालिका 17.4 का हम अवलोकन करते हैं। तो भारत के ग्रामीण परिवारों में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोक्ता व्यय 2011-12 के अनुसार देखेंगे, है ना। भारत के जो ग्रामीण परिवार है उसमें प्रति व्यक्ति मासिक उपभोक्ता व्यय वर्ष 2011-12 के अनुसार देखेंगे। तो यहाँ पर ग्रामीण समूह देखेंगे, है ना, और उनका कुल उपभोग व्यय देखेंगे। तो ग्रामीण समूह में कृषक समूह है ना, कृषक वर्ग का 1436 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह है। ये कुल उपभोग व्यय उनका है। एक व्यक्ति के प्रति मतलब कृषक परिवार का 1436 यानी 1436 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह ये उपभोग व्यय है। उसी प्रकार एक वेतनभोगी है ना, वेतन प्राप्त करने वाला जो ग्रामीण परिवार समूह है वो 2002 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह इनका उपभोग व्यय है। इसी प्रकार एक आकस्मिक खेत मजदूर है ना, जो खेत में कभी कभार मजदूरी जो करते हैं उनका 1159 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह इनका उपभोग व्यय है। उपयुक्त तालिका का अवलोकन करने पर हमें पता चलता है कि कृषक अपने उपभोग पर कुल 1436 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह खर्च करता है ना। जो कृषक है वो अपने उपभोग पर 1436 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह खर्च करता है। इसी प्रकार ग्रामीण वेतन भोगियों का प्रति माह प्रति व्यक्ति कुल उपभोग व्यय 2002 रुपये है। कृषि क्षेत्र में आकस्मिक मजदूरों का उपभोग प्रति व्यक्ति प्रति माह 1159 रुपये है। इस तरह से इस तालिका के अनुसार आकस्मिक मजदूरों का कुल उपभोग व्यय सबसे कम है। इसका कारण यह है कि इन लोगों को नियमित काम नहीं मिल पाता है ना। ये कभी कभार कृषि कार्य में मजदूरी में जाते हैं, इनको लगातार काम नहीं मिलता है, जिस कारण से इनका कुल उपभोग व्यय जो है आकस्मिक खेत मजदूरों का ये कम है और इनकी मजदूरी दर भी क्या है कम रहती है। इस कारण इनका जीवन स्तर ऊपर नहीं उठ पाता है और इन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है ना। इनको धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि विकास का लक्ष्य सार्वजनिक हित को सामने रख कर किया जाता है तो इनके जीवन स्तर पर प्रभाव दिखना चाहिए, है ना। नीचे आपको एक पिरामिड दिया गया है ना। नीचे दिए गए पिरामिड में भारत में आय के आंकड़े दर्शाए गए हैं। इन्हें अपने शब्दों में समझाइए, है ना, समझाने के बताने है ना। ये जो पिरामिड दिया गया है यहाँ पर परिवारों की संख्या और है ना उनका आय को बताया गया है। तो यहाँ पर दिखाया गया है 1350 लाख परिवार दिया गया है ना। तो इनकी आय देखिए पिरामिड में यहाँ बताया गया है 1.5 लाख से कम आय वाले हैं। जो 1350 लाख जो परिवार है वो 1.5 लाख से कम आय वाले हैं। इसी प्रकार 710 लाख परिवार दिया गया है ना, रेड लाइन से देखिए रेड में। तो ये 1.5 से 3.4 लाख के बीच इनकी आय है। तो और ऊपर देखेंगे 310 लाख परिवार है ना, इनका 3.4 लाख से 17 लाख के बीच इनकी आय है।
उसी प्रकार 30 लाख परिवार जो है ऊपर सबसे ऊपर देखेंगे है ना, उनको 17 लाख से अधिक आय वाले हैं। इस प्रकार से ये पिरामिड आपको बताया गया है। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स विकास के अन्य सूचक है ना, इन सूचकों के अतिरिक्त और कौन कौन से विकास के सूचक होते हैं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य है ना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य भी देश के विकास के सूचक हैं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के आधार पर व्यक्ति रोजगार या अन्य आर्थिक अवसरों का लाभ उठा सकता है ना। जो शिक्षित व्यक्ति है ना, और स्वस्थ व्यक्ति है वो रोजगार या अन्य आर्थिक अवसरों का लाभ उठा सकता है। जिस समाज में शिक्षा व्यवस्था का समुचित एवं प्रभावी प्रसार होता है ना, जिस समाज में शिक्षा व्यवस्था अच्छी शिक्षा व्यवस्था होती है वहाँ पर शिक्षा का अच्छा प्रसार होता है एवं सभी बच्चों को विद्यालय में दाखिला लेने का अवसर मिलता है, वहाँ बाल मजदूरी की प्रथा स्वतः समाप्त हो जाती है ना। जहाँ पर शिक्षा का समुचित व्यवस्था होती है, बच्चों को विद्यालय जाने का अवसर मिलता है, वहाँ पर हम बाल मजदूरी की प्रथा नहीं देखते हैं। वहाँ पर ये बाल मजदूरी की जो प्रथा है वो स्वयं ही समाप्त हो जाती है। व्यक्ति का समाज में किसी भी प्रकार का शोषण होता है तो वह शिक्षा पाकर उसका विरोध करने में कुछ अधिक समर्थ हो जाता है। स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाकर रोगों से बचाव किया जा सकता है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य की उपलब्धता एवं इसका प्रभाव केवल उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहता है जिन्हें इनका लाभ मिलता है, बल्कि समाज के अन्य सदस्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। एक स्वस्थ एवं शिक्षित व्यक्ति की प्रेरणा से दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है ना। समाज में यदि एक शिक्षित व्यक्ति होता है तो उसके साथ साथ इसका फ़ायदा दूसरे लोगों को भी मिलता है ना, वे अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी उससे लाभ दिलाता है, फ़ायदा दिलाता है। पुरुषों के समान महिलाओं को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध होने से उनकी प्रतिभा का विकास तो होता ही है, साथ में समाज में बालिकाओं व महिलाओं को अपनी बात रखने के मौके मिलते हैं ना। जिस प्रकार पुरुषों को समाज में शिक्षा मिल रहा है, उसी प्रकार महिलाओं को भी यदि अच्छी शिक्षा मिलती है तो उनकी भी प्रतिभा निखर कर सामने आती है। वो समाज में बालिकाओं व महिलाओं को अपनी बात रखने का उससे क्या है मौका मिलता है। समाज में महिलाओं की बात को सुनने का वातावरण उत्पन्न होने से उसकी भूमिका बदलती है। पौष्टिक आहार, शुद्ध पेयजल तथा स्वच्छता की व्यवस्था बेहतर स्वास्थ्य के निर्धारण हेतु अनिवार्य तत्व है। जिन देशों में इन सेवाओं की समुचित व्यवस्था है उन देशों का विकास तेज़ी से हो रहा है। तो ये विकास के सूचक में है ना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य भी हमारे देश के विकास के सूचक हैं। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।